हेलो दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे तो आप AIS, TIS, 26A में बहुत सारा डिस्क्रिपेंसीज देखोगे। तो ऐसा सिचुएशन पे हमको करना क्या है, प्रॉब्लम इसी जगह पे है। तो चलिए एक एक करके सारा प्रॉब्लम का हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि आपका जो डीमैट अकाउंट का रिपोर्ट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल गेन जो रिपोर्ट है, उसके साथ TIS का सिमिलैरिटी नहीं है। वहाँ पे जितना रकम दिखा रहा है यहाँ पे वो रकम नहीं है। कई कई बार बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल ऐसा फिगर दिखा रहा है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? इसका सिंपल आंसर है कि आपका जो DP स्टेटमेंट यानी डीमैट अकाउंट से जो आपका स्टेटमेंट आया है उसी को आपको फॉलो करने हैं। अब आपको एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि अगर आपका मोर देन वन डीमैट अकाउंट है, यानी अगर एक से ज़्यादा आपका अगर कोई ब्रोकर है, तो सारा रिपोर्ट को आपको क्या करने होंगे, एक साथ उसको कंसोलिडेट करने होंगे और फिर आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको सबमिट करने होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है जो पॉइंट शायद बहुत सारे टैक्स पेयर्स मिस करके जा रहे हैं कि अगर आपका कुछ शेयर या डिबेंचर या फिर ऐसा कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट था जिसका बाद में ऐसा हुआ कि DP चेंज हुआ, यानी डीमैट अकाउंट चेंज हुआ, पर आपने सेल नहीं किए। अब देखिए, अगर आप सेल नहीं किए फिर भी वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफ़र को भी सेल का डेफिनेशन पे लाया जाता है। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे थे किसी डीमैट अकाउंट पे, पर आप उसके बाद क्या हो कि आप उसको चेंज कर दिए, दूसरे डीमैट अकाउंट पे लाए, तो आप सोच रहे हैं कि ये तो मैंने सेल नहीं किया, पर एक्चुअली ये सेल के हिसाब से माना जाएगा क्योंकि सेल का जो डेफिनेशन है उस पर ट्रांसफ़र भी आ जाता है और ये एक तरीके का ट्रांसफ़र भी है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है देखिए, जो DP ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एक DP से दूसरा DP पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस मिलना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि आपको सेल प्राइस यानी ट्रांसफ़र प्राइस तो मिल जा रहा है, पर वो स्क्रिप्ट आप कौन से डेट पे ख़रीदे थे, वो जो आ रहा है वो कौन से मेथड में आ रहा है, मतलब वेटेड एवरेज मेथड पे आ रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कर रहा है, LIFO में कर रहा है, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो वॉल्यूम है, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है वो असर्टेन करना मुश्किल है। पर आपको हमें हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आपका जो DP स्टेटमेंट है, जो आपका डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट है, उसी को आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए सामने उसको प्रेजेंट करना है। TIS जो है उसको सेकेंडरी हिसाब से आप देखिए। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है कि बहुत सारा ऐसा टैक्स पेयर्स है जो प्रॉपर्टी बेचे हैं। मान लीजिए अगर आपने 70 लाख का प्रॉपर्टी बेचे हैं, पर आप TIS पे देख रहे हैं कि 1,40,00,000 दिखा रहा है। ये बहुत बार हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको करना क्या है, जो आपका रजिस्टर्ड डीड है, डीड की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन रिसीट व्हिचएवर इज हायर, उसी को आपको सेल कंसिडरेशन के में आपको कंसिडर करने होंगे। TIS में अगर ज़्यादा कुछ दिखा रहा है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पोस्ट ऑफिस को लेके। देखिए, बहुत साल हो गए, पोस्ट ऑफिस एक ऐसी यूनिट है जो TDS नहीं काट रहा है, और इस वजह से अगर आपका पोस्ट ऑफिस में एक्सपोजर, यानी अगर आपका NSE, KVP, ये सब में आप इन्वेस्ट करते हो आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, आप थोड़ा ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हो, आप हमेशा NSE, KVP, सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करते रहते हो, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें कोई TDS नहीं काटा जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो आपको सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है। पर प्रॉब्लम दूसरी जगह पे है। प्रॉब्लम कहाँ पे है देखिए, कि अगर 10 ऐसा पर्सन है, 10 टैक्स पेयर है, तो 5 जन ऐसे हैं जिसका TIS में पोस्ट ऑफिस का जो इनकम है वो आ रहा है, बाकी 5 जन ऐसे हैं जिसका TIS में वो नहीं आ रहा है। अब जिसका आ रहा है उसको तो लेना है, अब जिसका नहीं आ रहा है उसका भी लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या है, मान लीजिए मेरा एक NSE है, मैंने 1,00,000 का एक NSE करवाया है, 10 साल बाद मुझे वो NSE 1,00,000 का जो NSE है उसको 2,00,000 मुझे मिलेगा। तो 1,00,000 प्रिंसिपल, 1,00,000 इंटरेस्ट। अब देखिए, जब ये मैच्योरिटी होगा तब मुझे 1,00,000 इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा। तो मेरा रिसिप्ट हो रहा है 10 साल बाद, पर वो एक्रू हो गया अभी, और वो एक्रू कितना, वो 1/10 यानी 10,000 रुपये इस साल मेरा एक्रू हुआ है। अगले साल मेरा 10,000 एक्रू होगा, फिर 10,000 एक्रू होगा। तो अगर मैं अभी 10,000 रुपये इनकम जो मेरा एक्रूड हुआ है, मुझे मिला नहीं है पर एक्रू हुआ है, वो अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो 10 साल बाद क्या होगा कि जब वो मैच्योरिटी होगा तब वो उसमें क्या होगा कि एक साथ हमको वो उसमें टैक्स देना होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पोस्ट ऑफिस को लेके। हम ये पता नहीं है कि क्यों वो लोग अभी तक TDS के दायरे में इसको नहीं ला रहे हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जिसका पोस्ट ऑफिस एक्सपोजर है, उसको सही मायने में
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम बहुत ज़्यादा पैसा सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हिसाब से पेमेंट करना पड़ रहा है। ये तो जो मैंने आपको बताया ये मेजर प्रॉब्लम है। एक हो गया आपका डीपी यानी डीमैट स्टेटमेंट को लेके, दूसरा है प्रॉपर्टी सेल को लेके, तीसरा चीज़ है आपका ये जो पोस्ट ऑफिस वाला प्रॉब्लम है इसको लेके। और एक प्रॉब्लम है मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके जिसका शेयर मार्केट में उतना एक्सपोजर नहीं है, पर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट में लोग डीलिंग कर रहे हैं पर उसको कैसे कंप्लाई करना होता है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो लोग एक गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं देखिए। मान लीजिए मेरा इस बार 12 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड था, मैंने सेल कर दिया, तो क्या हो रहा है कि टीआईएस में आ रहा है सेल प्रोसीड्स 12 लाख, वो तो ठीक है। अब 12 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड बेच के मैंने 11 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड खरीदे, तो उसके नीचे आ रहा है परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड 11 लाख। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 12 लाख का म्यूचुअल फंड है उसका कॉस्ट प्राइस था 11 लाख, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 लाख का जो म्यूचुअल फंड है वो मैं हो सकता है कि 5 साल पहले ख़रीदा था, जब मैंने वो 12 लाख रुपए का चीज़ को मैंने 8 लाख रुपए में ख़रीदे थे। अभी मैं उसको 12 लाख में बेच रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो रहा है कि बहुत सारे टैक्स पेयर ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि टीआईएस पे जो सेल और परचेज है ना उसका डिफरेंस लेके वो कैपिटल गेन पे उसको एंट्री कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर मैं और एक एग्जांपल दूं कि मैंने 12 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड सेल किया है और मैंने 12 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड खरीद लिया है, तो बहुत सारे टैक्स पेयर क्या कर रहे हैं, सेल प्रोसीड्स 12 लाख माइनस परचेज 12 लाख गेन 0। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने जो 12 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड सेल किए हो उसका कॉस्ट प्राइस हो सकता है 8 लाख या 9 लाख रुपए हो, तो आपको वो पुराना बैक डेट पे जाके उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको निकालने होंगे। तो आपका जो सेल प्रोसीड्स है उसको माइनस करके आपको कैपिटल गेन निकालने होंगे। अभी कैपिटल गेन में दो पार्ट है, एक है लॉन्ग टर्म और दूसरा है शॉर्ट टर्म। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए मैं 5 साल पहले मैं एक म्यूचुअल फंड खरीदा था लमसम में 5 लाख रुपए दे के, और मैं पिछले ही साल मान लीजिए 3 लाख रुपए दे के मैंने फिर से वही म्यूचुअल फंड खरीदे थे, तो मेरा टोटल एक्सपोजर हो गया 8 लाख। अब मैं बेच रहा हूँ 12 लाख पे, पर 12 लाख पे जो मैं बेच रहा हूँ उस पर 12 माइनस 8 यानी 4 लाख मेरा लॉन्ग टर्म नहीं है। मेरा 12 लाख माइनस कॉस्ट प्राइस जो है इसका दो पार्ट मुझे डिवाइड करना है, एक हो गया लॉन्ग टर्म, दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म। तो आपको ये बाइफर्केशन करना है। तो अगर आप टीआईएस को ब्लाइंडली उसको मतलब सामने रख के फाइल करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो दोस्तों इसी तरीके का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप टीआईएस एआईएस को ब्लाइंडली बिलीव करके आईटी रिटर्न लगाओगे तो डेफिनेटली बहुत सारा गलती होगा। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि आप टीआईएस एआईएस को देखिए, साथ साथ जो रेस्पेक्टिव पेपर्स यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट हो सकता है, रजिस्टर्ड डीड हो सकता है, पुराना आपका जो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट है वो हो सकता है। जो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आइए, उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। अगर आप खुद से असर्टेन या कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो जो टैक्स कंसल्टेंट है उसका मदद लीजिए, पर कम से कम इस चीज़ को आप इंश्योर कीजिए कि जो आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो उस पर एक भी चीज़ गलत ना हो। हर चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। और एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बोल के मैं वीडियो को कंप्लीट करूँगा। वो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पेंशन होल्डर के केस में हो रहा है ऐसा कि उनको पेंशन मिला है, उसका टीडीएस भी डिडक्शन जो है वो हो चुका है, पर 26A में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ट्रस्ट मी, आपके पास कुछ करने का जगह नहीं है। सिर्फ आप एक ही काम करेंगे, वो है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उससे आपको जाके फॉर्म 16 लेना है, क्योंकि फॉर्म 16 में टीडीएस का डिटेल रहता है और उसको छोड़ के कहीं पे भी आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब देखिए, आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट या जो एसएमएस आ रहा है कि आपका इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आप उसके बेसिस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपको टीडीएस क्लेम करना है तो 26A में उसको आना चाहिए, और अगर 26A में नहीं आ रहा है तो कम से कम आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप रिटर्न में कोई भी टीडीएस क्लेम कर रहे हो तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट जो है वो आप डिडक्टर से ले लीजिए। फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको टीआईएस एआईएस 26A को लेकर जितने सारे प्रॉब्लम थे उसका बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल चुका है। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स रह गया, कुछ मेरे को और भी एडेंडम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो में
वो सारे पॉइंट्स को भी कवर कर पाओ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।